हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्रिश रीअरेंजमेंट एंड क्लेजन रीअरेंजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रिश रीअरेंजमेंट एंड क्लेजन रीअरेंजमेंट ये जो दोनों ही रिएक्शंस है ये बाय नेम आपके एग्ज़ाम में आती है और आपको इनको पूरे मैकेनिज्म के द्वारा समझाते हुए लिखना होगा। तो वन बाय वन हम इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम फ्रिश रीअरेंजमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। When esters of phenols are heated with anhydrous AlCl3, the acyl group migrates from phenolic oxygen to an ortho position or para position of a ring, yielding a mixture of hydroxy ketone. यहाँ पे क्या होता है, जब फिनोलिक एस्टर्स की एसिटिल क्लोराइड के साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं तो फिनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। फिनाइल एसीटेट की हम जब AlCl3 के साथ में जब उसको हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो एसिल ग्रुप होता है उसका माइग्रेशन होता है फिनोलिक ऑक्सीजन एटम से या तो ऑर्थो पोजीशन पे माइग्रेशन होगा या पैरा पोजीशन पे होगा। और कभी दोनों का ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट का मिक्सचर भी यहाँ पे हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी कीटोन्स हमें प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन को फ्रिश रीअरेंजमेंट कहते हैं। यहाँ पे यदि हम लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पैरा आइसोमर हाई क्वांटिटी में यहाँ पे प्राप्त होता है। यदि यही रिएक्शन हम हाई टेम्परेचर पे करवाए, जैसे मान लीजिए 160 डिग्री टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्थो आइसोमर यहाँ पे हाई क्वांटिटी में यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन दी गई है, इसमें मेटाक्रिसोल लिया गया है और मेटाक्रिसोल की रिएक्शन करवाई गई है एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है मेटाटोलिल एसीटेट। इसकी रिएक्शन जब AlCl3 के साथ में करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमें 4 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल एसिटोफिनोन फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। जबकि यही रिएक्शन को हम 180 डिग्री टेम्परेचर पे करवाए तो हमें 2 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल एसिटोफिनोल फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। ऐसा स्टेरिक इफेक्ट के कारण होता है। इसी में हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि यदि ये जो फिनोलिक एस्टर्स होते हैं इनकी जो ऑर्थो पोजीशन है ये किसी अदर ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट के द्वारा ऑक्यूपाइड हो तो उस स्थिति में हमें सिंगल प्रोडक्ट ही प्राप्त होगा जिसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होगी। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, मैथिल फिनोलिक एस्टर्स की रिएक्शन जब AlCl3 के साथ में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं तो यहाँ पे केवल पैरा प्रोडक्ट हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में बनता है। तो यहाँ पे मैथिल फिनोलिक एस्टर की रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में 3 मैथिल 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त हो रहा है। अब इसके हम मैकेनिज्म देखते हैं। फ्रिश रीअरेंजमेंट जो रिएक्शन है ये 2 टाइप्स की मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। इनमें से पहली जो मैकेनिज्म है वो है इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म, जो कि 2 स्टेप्स के द्वारा होती है, जबकि इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म केवल 1 स्टेप के द्वारा होती है। इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो फिनोलिक एस्टर्स होते हैं ये फिनोलिक एस्टर्स AlCl3 के साथ में रिएक्शन करके सबसे पहले यहाँ पे ये एसिलियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो एसिलियम आयन बनता है ये एसिलियम आयन आगे फिनोलिक एस्टर्स के बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। बेंजीन रिंग के पर अटैक करने पर यहाँ पे एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ये जो इंटरमीडिएट है इस इंटरमीडिएट में ये जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में एलिमिनेट होता है। साथ ही यहाँ पे यहाँ से AlCl3 से एक क्लोराइड आयन निकलता है और ये दोनों मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये जो इंटरमीडिएट है इसका
हाइड्रोलिसिस होता है और फिनोलिक एस्टर्स हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एसिटोफिनोन हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। अब इसका अगर इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म देखें तो इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म जो कि एक ही स्टेप में संपन्न होती है, इसमें ये फिनोलिक एस्टर्स है, इसकी AlCl3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो AlCl3 यहाँ पे एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और ये क्या करता है, फिनोलिक एस्टर्स के इस ऑक्सीजन एटम पर अटैक करके एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बन गया। इस इंटरमीडिएट की यहाँ पे जो ऑर्थो पोजीशन है, इस ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में एलिमिनेट होगा, साथ ही यहाँ से एक क्लोराइड आयन एलिमिनेट होगा और यहाँ भी ये HCl के रूप में एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है इसका हाइड्रोलिसिस होगा और हाइड्रोलिसिस होकर यहाँ पे हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एसिटोफिनोन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे जो ये ऑर्थो आइसोमर होता है, जो ऑर्थो आइसोमर हमें प्राप्त हो रहा है, ये ऑर्थो आइसोमर की जो स्टेबिलिटी है ये पैरा आइसोमर की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो ऑर्थो आइसोमर है इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से यहाँ इस पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि इस पोजीशन पर यहाँ पे ईथर ग्रुप है। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ईथर का, ये इस हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये इस कारण से इसकी जो ऑर्थो आइसोमर होता है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। फ्रिश रीअरेंजमेंट में ये जो मैकेनिज्म होती है ये मोस्टली रिएक्शंस में 2 स्टेप मैकेनिज्म के द्वारा ही होती है और इसको हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि यदि हम आइडेंटिटी और डिफरेंशियली सब्स्टिट्यूटेड सब्सट्रेट को या मिक्सचर को ले तो उस स्थिति में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मैकेनिज्म है उसमें जो एसिलियम आयन है उसका फॉर्मेशन होता है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में ये जो एसिलियम आयन है ये फिनोलिक एस्टर पे अटैक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अब हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की, जो है क्लेजन रीअरेंजमेंट ऑफ एलिल ईथर्स टू एलिल फिनोल्स simply by heating the substrate alone at 200 degree centigrade is known as क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ये जो एलिल ईथर्स होते हैं इनको सिंपली हीट किया जाता है तो ये एलिल फिनोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब इनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। ये जो रीअरेंजमेंट होता है इसमें किसी तरह की कैटलिस्ट की हमें आवश्यकता नहीं होती है। ये जो रीअरेंजमेंट होता है ये हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे होता है। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड दिया गया है जिसमें ये एरिल ईथर है, तो इसका रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मान लीजिए इस कार्बन को हम मान लेते हैं अल्फा कार्बन एटम, ये हो गया गामा कार्बन एटम, ये हो गया बीटा कार्बन एटम और ये हो गया गामा कार्बन एटम। तो जब इसका रीअरेंजमेंट होगा तो ये गामा वाला जो कार्बन एटम होता है ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है। तो इस तरह के रीअरेंजमेंट में किसी तरह के हमें कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं हो रही है, केवल एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है और दूसरे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यदि ऑर्थो पोजीशंस किसी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के द्वारा ऑक्यूपाइड हो तो उस स्थिति में ये जो रीअरेंजमेंट होगा ये पैरा पोजीशन पर होगा। अब इसके हम आगे मैकेनिज्म देखते हैं। By using the allyl group labeled with carbon 14 at the gamma position, it has shown that in the rearranged product, the labeled gamma carbon attached to the benzene ring, that is reversal of bonding in allyl group takes place. यहाँ पे यही बात कह रहा है कि ये जो रीअरेंजमेंट होगा ये कहाँ होगा, गामा पोजीशन पे होगा। इसको हम लेबल्ड कार्बन के द्वारा भी इस रिएक्शन को हम शो कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और ये जो कार्बन एटम है जिसको स्टार से रिप्रेजेंट किया गया है, ये गामा कार्बन एटम है, ये ऑर्थो पोजीशन पे इस रीअरेंजमेंट के द्वारा जुड़ रहा है। यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है इसको हम ये जो रिएक्शन है इसको हम देख के समझ सकते हैं कि ये जो रीअरेंजमेंट है ये एक तरह की इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है और यहाँ पे एक 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए एरिल ईथर्स में ये जो गामा कार्बन एटम है ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ रहा है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन से इनका रीअरेंजमेंट हो रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दोनों एक ही स्टेप में होता है। तो इस तरह से रिएक्शन एक कंसर्टेड मैनर में होती है और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे ये जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है ये 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है और इस रिएक्शन में ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है इसमें एलिल ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज और एलिल कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है और हमें फाइनली ये प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। In case para rearrangement, the mechanism involves two stages, each causing a reversal so that the final product without reversal is obtained। यहाँ पे ये बोल रहा है कि यदि ऑर्थो पोजीशन किसी सब्स्टिट्यूएंट के द्वारा ऑक्यूपाइड हो तो उस स्थिति में हमें पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट होगा सबसे पहले तो ये ऑर्थो पोजीशन पे ही होगा। यहाँ पे ये जो गामा कार्बन एटम है ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और वापस से इसका रीअरेंजमेंट होगा, मतलब 2 स्टेज में रीअरेंजमेंट होगा और फिर हमें पैरा पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है एक तरह की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है जिसमें कि जो इंटरमीडिएट बनता है वो साइक्लिक होता है। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में भी स्पेसिफाई करें तो ये एक तरह की सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट ऐसा रीअरेंजमेंट जिसमें कि एक सिग्मा बॉन्ड दूसरे सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो जाता है। तो सबसे मेन जो बात है क्लेजन रीअरेंजमेंट की वो ये है कि इसमें किसी तरह के कैटलिस्ट का हम यूज नहीं करते, केवल जो सब्सट्रैक्ट है उसको हीट करने पे ही हमें फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। और ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है क्योंकि केवल यहाँ पे एक ही सब्सट्रैक्ट काम में ले रहे हैं। तीसरी बात है कि ये एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट साइक्लिक होता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है जो कि 6 मेंबर्ड होती है। और ये जो रिएक्शन है कंसर्टेड मैनर में होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रहा है और बॉन्ड मेकिंग भी हो रहा है, दोनों एक ही स्टेप में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ऑर्थो माइग्रेशन होता है उसमें सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है उसमें इन्वर्जन होता है, लेकिन जो पैरा माइग्रेशन हो रहा है या पैरा आइसोमर का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में किसी तरह का माइग्रेशन नहीं हो रहा है। जो पैरा पोजीशन पे जो कार्बन एटम जुड़ रहा है वो अल्फा कार्बन एटम ही होता है।